हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज 13 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। तो ये ऐसी विधानसभा होगी जो पूरी तरीके से जो है वो सोलर एनर्जी से संचालित होगी। दिल्ली विधानसभा की हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी जाएगी। अब हमारे लिए इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि देश की सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा क्या है, दिल्ली है। एक तो ये हमको पता चला। दूसरा कि वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति क्या है। तो भारत सरकार के अनुसार 31 जनवरी 2025 के अंत तक देश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी, तो 100.3 गीगावाट 31 जनवरी 2025 तक जो है वो क्षमता है, सौर ऊर्जा क्षमता। पर हमारा लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छ ऊर्जा, अब स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ सौर ऊर्जा नहीं होगी, इसमें पवन ऊर्जा वगैरह ये सारी चीजें भी आ जाएगी। तो स्वच्छ ऊर्जा से 500 गीगावाट स्थापित करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारे लिए इस न्यूज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि देश की पहली विधानसभा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगी वो कौन सी है, दिल्ली। और दूसरा ये है कि 2030 तक हमारा लक्ष्य कितना है, 500 गीगावाट जो है वो स्थापित करना है स्वच्छ ऊर्जा से हमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। मेगा रिचार्ज परियोजना ये जो है वो इसमें क्या किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, पर ये महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों से होती हुई जाती है और फिर गुजरात में भी जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है ताप्ती। ताप्ती नदी क्या है, महाराष्ट्र में इसे तापी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में होकर गुजरती है। अब ये परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्यों ये परियोजना लेके आए हैं, तो इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो नागपुर सहित पूर्वोत्तर महाराष्ट्र, क्योंकि अभी भी हमको पता है कि जो पूर्वोत्तर महाराष्ट्र है, ठीक है, वहां पर जो है वो क्या पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो वहां पर पानी जो है उसके पीने के प्रयोजन के लिए तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश जो है, विशेषकर जो छिंदवाड़ा जिला है, वहां पे सिंचाई के लिए जो है वो पानी उपलब्ध हो पाएगा। तो ये जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, इसमें दो चीजों का फायदा होगा। एक तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी जिले हैं उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा और महाराष्ट्र के पूर्वी जिलों को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। अब हमारे लिए इस न्यूज में तापी नदी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई से जो है वो ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगर हम देखें तो ये सतपुड़ा पर्वत रेंज से निकलती है। इसका बहाव क्या है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ताप्ती नदी कैसी है, जैसे नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वैसे ही ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। अब ताप्ती नदी जो है वो तीन राज्यों में हमको देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, महाराष्ट्र से भी गुजरती है और फिर गुजरात में, तीन राज्यों में गुजरती है, फिर खंबात की खाड़ी में जाके ठीक है ना गिर जाती है। अगर हम देखें कि इस पे कुछ कौन कौन से प्रमुख बांध या परियोजना है, तो हथनी कुंड बांध है ताप्ती नदी पर, जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा उकाई बांध, ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि उकाई बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर है, पर ये कहां पर है, तो ये गुजरात में बनाया गया है। इसके अलावा सुक्कुर परियोजना भी ताप्ती नदी पर चलाई जा रही है। ये सुक्कुर क्या है, ताप्ती नदी की एक सहायक नदी है, तो ये इसमें हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा घोड़ बांध जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ये भी ताप्ती नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार इस न्यूज में हमारे लिए एक तो ये महत्वपूर्ण था कि ये जो तापी नदी परियोजना अभी जो लेकर आई जा रही है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ये रिचार्ज, जहां पर भी रिचार्ज वर्ड है, मतलब क्या ग्राउंड वाटर को भी जो है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्या बोलते हैं, रिचार्ज करने का जो है वो इसमें प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण था, ताप्ती नदी को लेकर, तो उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो अपने यहाँ पे देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पेन जीनोम बनाया है। अब ये पेन जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, अभी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी, पर एशियाई चावल का पहला पेन जीनोम बनाया तो वैज्ञानिकों ने एशिया से चावल की 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़ लिया। पेन जीनोम, जिसे हम पेन इंडिया बोलते हैं ना, पेन इंडिया मतलब क्या होता है, पूरे इंडिया में एक साथ जो है वो कोई चीज होगी, वैसे ये पेन जीनोम है। पेन जीनोम का मतलब, और ये पेन जीनोम किसका है, एशियाई चावल का, मतलब एशियाई चावल में जितनी भी एशियाई चावल की प्रजातियां होंगी, ठीक है, मतलब एशियाई चावल की जितने भी आपको जो है वो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्में हैं, उन सभी के जो है वो जीनोम को एक साथ जोड़ दिया गया और फिर एक पेन जीनोम बनाया है। अब ये ऐसा क्यों बनाया होगा, तो ये ऐसा इसलिए बनाया होगा ताकि ऐसी जो किस्में पैदा की जाएगी वो रोग सहनशील होगी और जलवायु जो है वो उसके परिवर्तन को झेल पाएगी, इसलिए ये जो है वो बनाया गया है।
अब हमको ये समझने की जरूरत है कि पेन जीनोम और जीनोम का मतलब क्या होता है। देखो, पेन जीनोम का मतलब क्या होता है, एक ही प्रजाति के बहुत सारे व्यक्ति। अगर हम पेन जीनोम की बात करें तो एक ही प्रजाति है, एक ही स्पीशीज है, उसकी बहुत सारी चीजें अगर हम देखें, जैसे हमने देखा कि चावल है, चावल क्या है, एक प्रजाति है। अब चावल जो है, एशियाई चावल एक प्रजाति हो गई। अब एशियाई चावल की जितनी भी हमको देखने को मिलेगी, एशियाई चावल के जितने भी प्रकार देखने को मिलेंगे, उन सभी के जीनों को मिलाकर जो बनेगा उसे बोलते हैं पेन जीनोम। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पेन जीनोम। अब जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम क्या होता है, तो कोई भी मानव हो, पौधा हो, जीवाणु हो, उनकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका संग्रह होता है जीनोम। ठीक है, अब ये जीनोम जो है वो डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है। तो जीनोम क्या है, पूरी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का संग्रह है, उसे क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि पेन जीनोम क्या होता है और जीनोम क्या होता है, और एशियाई चावल का जो है वो पेन जीनोम तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लद्दाख में दुनिया के सबसे अधिक हिम तेंदुओं का घनत्व पाया गया है। ये जो स्नो लेपर्ड है वो सबसे ज्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो पूरे देश में अगर हम देखें कि अनुमानित जनसंख्या अगर स्नो लेपर्ड की 709 है, तो उसमें से 477 तो क्या आएगा, सिर्फ लद्दाख में पाए जा रहे हैं। और लद्दाख में भी कहां पर, हेमिस नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर हमको दो चीजें पता चली, एक तो ये है कि स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा उनका घनत्व कहां पर है, तो लद्दाख में। और दूसरा कि हेमिसाई नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो लद्दाख में है। और हेमिसाई नेशनल पार्क क्यों फेमस है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड जो है वो हेमिसाई नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा हमने स्नो लेपर्ड के बारे में भी यहाँ पे देखा है कि स्नो लेपर्ड का मुख्य आवास क्या है, तो बहुत ज्यादा हाइटेड, मतलब कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालय, तिब्बत, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत में देखें मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, तो ये लद्दाख में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। और अगर हम आईयूसीएन में इसका स्टेटस देखें कि आईयूसीएन में क्या है, तो वल्नरेबल कैटेगरी में, मतलब असुरक्षित कैटेगरी में जो है वो स्नो लेपर्ड आते हैं। इस प्रकार आज जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज थी वो आज हमने कंप्लीट करी है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।